नमस्कार। यूपी तक में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं अपना शो मुद्दे की बात लेकर। जी हां, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कि योगी सरकार ने अपना नवा बजट पेश किया है। नवा बजट यानी कि ये उनका आखिरी के पहले वाला बजट है। अगले साल 10वां बजट पेश करेंगे और उसके बाद 2027 में वो चुनाव में जाएंगे। लेकिन जैसा कि योगी आदित्यनाथ हर बार अपनी एक बजट को एक थीम देते हैं, इस बार भी उन्होंने एक बजट में थीम दिया है और ये बजट इस बार वंचितों के नाम है। जो मुख्य टेक अवेज हैं, मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चीजें हैं। यूं तो एक समावेशी बजट की पूरी कोशिश दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात, 8,08,776 करोड़ का ये बजट है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा बजट और देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये देश का सबसे बड़ा बजट है। इसके अलावा लड़कियों को, मेधावी लड़कियों को स्कूटी की योजना का ऐलान हुआ है। इसमें युवाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन का ऐलान है। 4 नए एक्सप्रेसवे लिंक जो सड़क हैं उनका ऐलान किया है। 58 स्मार्ट सिटी का। इसके अलावा जो पार्टी का अपना एजेंडा है वो भी, उसकी भी साफ झलक इसमें दिखाई देती है। कई धार्मिक स्थानों के कॉरिडोर्स और कुछ के सौंदर्यीकरण के लिए भी सरकार ने कई 100 करोड़ रुपए दिए हैं। खास करके वृंदावन में 150 करोड़ रुपए रखे हैं उन्होंने वृंदावन के नए कॉरिडोर के लिए। 200 करोड़ रुपए मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी का जो कॉरिडोर है उसके पास जो मंदिर और दूसरे जो धर्मस्थल हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए है। चित्रकूट में बकायदा के सौंदर्यीकरण के लिए 50 करोड़ का है। और कुछ ऐसी चीजें जो कि जिसे कहते हैं कि सोशल इंडेक्स में जो चीजें, सोशल इंडेक्स होना कहें, सामाजिक तौर पर सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए जो बातें उन्होंने कही हैं, उसमें एक बहुत अहम है, अगर किसी विधवा का पुनर्विवाह होता है तो प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए सरकार ने अपने तरफ से कहा है। यही नहीं, निराश्रित जो विधवाएं हैं, अगर उनकी बेटियों की शादी होती है उसमें भी जो प्रोत्साहन राशि होगी वो 1 लाख रुपए की होगी। साथ साथ चौधरी चरण सिंह के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, संत कबीर के नाम पर और साथ साथ सरदार पटेल के नाम पर कई योजनाएं लॉन्च हुई हैं। एम्प्लॉयमेंट जोन बनने वाले हैं जो कि सरदार पटेल के नाम पे होंगे। टेक्सटाइल की योजनाएं संत कबीर के नाम पर रखी गई हैं। सभी नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित होगी। और लखनऊ में एक सीड पार्क यानी कि बिजली का पार्क बनाया जाएगा जो कि चौधरी चरण सिंह के नाम होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम आज के अपने इस कार्यक्रम में, इस बजट विशेष में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ एक पूरा पैनल इस वक्त ऐसे लोगों का मौजूद है जो पत्रकार भी हैं और खास करके इकोनॉमिक मामलों पर अपनी दक्षता भी रखते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र भट्ट जी हैं जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत समय से इस प्रदेश के बजट को देखते आ रहे हैं। एक तरीके से उनकी गहरी नजर इकोनॉमिक्स पर होती है। आशीष मिश्रा हैं हमारे साथ, इंडिया टुडे के मैगजीन के ब्यूरो चीफ हैं लखनऊ में। इसके अलावा नावेद शिको हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप इन्हें हमारे साथ कार्यक्रमों में जुड़ते देखते रहे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र जी, आप ही से सवाल है कि इसको अगर प्योर इकोनॉमिक्स के लिहाज से देखा जाए तो आप इस बजट को क्या आंकते हैं और क्या की टेक अवेज हैं आपकी नजरों में इस बजट के? बजट में पहली बात तो कि सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ तो ठीक ठाक है और सरकार ने नीति आयोग को आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला दिया है, उसके आंकड़े दिए हैं कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में यूपी की स्थिति इंप्रूव हुई है और जो टोटल इंडेटनेस कम हुआ है, डेट सर्विसिंग का बर्डन कम हुआ है। जो बात मुझे बजट में सबसे अच्छी लगी, पिछले 35 साल से यूपी में जब से इकोनॉमी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं, सरकार की नीति रही है पूरे देश के हर राज्य में, केंद्र सरकार में, कि अब जो है परमानेंट नौकरियों में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करनी है, एडहॉक पेमेंट का उनकी नियुक्ति करनी है या किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति करनी है या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट देना है। ये अच्छी आपको ये अब तक चल रहा था। आज सरकार ने पहली बार ये माना है कि इनको वेतन कम मिल रहा है। जैसे
यूपी पुलिस का हेल्पलाइन है 1090, वहां पे न्यूनतम वेतन 11,000 रुपए है। तो आज बजट में ये घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कि सरकार एक निगम बनाएगी और न्यूनतम वेतन 16,000 से 18,000 रुपए प्रति माह होगा, और वो पैसा उस निगम के माध्यम से उन कर्मचारियों के खाते में सीधे जाएगा। बेशक वो आउटसोर्स पे ही क्यों ना। हाँ, वो उनका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनकी आय में वृद्धि होगी। और ये स्वच्छता अभियान आने के बाद पूरे प्रदेश के नगर निकायों में, नगर निगमों में 1.5 से 2 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। उनका भी, और लखनऊ में भी उनका मासिक वेतन 10,000, 11,000, 11,500 रुपए है। तो इन सबको भी लाभ इसका मिलना चाहिए, जैसा सरकार की ने घोषणा की है। माना जाए कि जो न्यूनतम वेतन है वो कम से कम 16 से 18,000 हाँ, मिलेगा। 5 लाख से 7 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, और ये मुख्यमंत्री ने अपने प्रस्ताव में साफ कहा है। सरकारी विभागों, निगमों और ऑटोनोमस बॉडीज में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। ये अब तक किसी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। अगर आपको ध्यान हो, केंद्र सरकार के इस साल के बजट में भी जो गिग वर्कर्स हैं, जो लोग जो ऑनलाइन कंपनीज के लिए काम करते हैं और जो पार्सल डिलीवर करते हैं या फूड पैकेट डिलीवर करते हैं, स्विगी, जोमेटो, अमेजन और फ्लिपकार्ट, इनकी संख्या भी लाखों में है। तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में लाने के लिए केंद्रीय बजट में एक व्यापक स्कीम की घोषणा की गई है, और उनको पेंशन का, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के दायरे में कैसे लाया जाए, उसका एक ब्रॉड फ्रेमवर्क उसमें ले किया गया बजट में। तो मुझे लगता है कि यूपी गवर्नमेंट ने भी कुछ इससे एक सीख ली है और एक शुरुआत की है। लेकिन जो बात बजट में, जो यूपी में सबसे ज्यादा जरूरत थी, 2018 में जब उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, तब यहाँ बड़े जोर शोर से बात की गई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरकार के काम में लाल फीताशाही को कैसे हटाया जाए। कोई इन्वेस्टर आता है, उसको अगर जमीन चाहिए तो वो तहसील में घूमेगा, फिर रजिस्ट्री कराएगा, फिर उसके लिए जो है वो जो स्थानीय निकाय से उसका मैप अप्रूव कराएगा, फिर खुदाई करने के लिए वो जिलाधिकारी से माइनिंग का लाइसेंस लेगा। तो बहुत कानूनों का मगरजाल था। तो सरकार ने ईओडीबी पे काम शुरू किया था, लेकिन फिर अगले 5-6 साल सरकार इस पे खामोश हो गई और ईओडीबी पे बात ही नहीं हुई। केंद्रीय बजट में 2025-26 के बजट में ईओडीबी के बारे में बहुत जोर शोर से बात की गई है, और वित्त मंत्री ने भी अब की कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कि डी रेगुलेशन कमीशन बनेगा। जितने भी कानूनी ऐसे मामले हैं जो लाल फीताशाही को बढ़ावा देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने भी एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में पिछले हफ्ते बहुत जोर से इस बात को दोहराया कि हम डी रेगुलेशन कमीशन बनाएंगे ताकि जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है वो कम हो। तो यूपी में इस दिशा में बहुत ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है। यूपी में बात होती है कि हम बनाएंगे इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सबसे ठोस रूट है इकोनॉमी का, प्रदेश का अर्बनाइजेशन के लिए नगरीय सीमा का विस्तार होगा। यहाँ यूपी में हम क्या देखते हैं कि लखनऊ में विकास प्राधिकरण है, कानपुर में है, गाजियाबाद में है, वो रोज अवैध कॉलोनियों पे चला रहा है बुलडोजर। अब अगर इस तरह का जब जो विकास प्राधिकरण जो है उस कॉलोनी का लेआउट प्लान अप्रूव नहीं कर रहे हैं, वहां लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार है, ये ऑनलाइन सिस्टम क्यों नहीं डेवलप किया आज तक आपने? कुछ है क्या इसके बारे में कुछ नहीं है बजट में कि लाल फीताशाही को आप दूर करेंगे और भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। जो लोगों को सामने परेशानी आती है सरकारी का, हालांकि यूपी में बहुत काम हुआ है डिजिटाइजेशन में, तमाम योजनाओं का लाभ जनता के हाथ में के सीधे पैसा खाते में जा रहा है, और ग्रामीण स्तर पे तो ग्राम प्रधान का, पंचायत सेक्रेटरी का, बीडीओ का और लेखपाल की भूमिका नगण्य हो गई है। लेकिन अभी अगर आपको वास्तव में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो उत्तर प्रदेश को ईओडीबी डीरेगुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं और उनको प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है, जैसे मोबाइल फोन का इंडिया से एक्सपोर्ट 1.5 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है। हाँ, तो ऐसे टेक अवेज दिख रहे हैं जो कि बजट में अच्छी बातें यह है कि सरकार ने समय रहते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को पहचाना है। लखनऊ में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। एजुकेशन के सेक्टर में एआई को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, इसकी एक ठोस बुनियाद रखी गई है। इस पे बहुत काम करना होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, ये अच्छा टेक अवे है। हेल्थ सेक्टर में आज यूपी में 80 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं।
इनका वास्तविक लाभ मिलने में, और एक इसमें बैच जो है ग्रेजुएट्स का आएगा और फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स का आएगा। अंडर ग्रेजुएट्स की, पोस्ट ग्रेजुएट्स की सीटें बढ़ी हैं। देश के अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल डॉक्टर्स की कमी है, तो डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए ठोस प्रयास इस बजट में दिखाई पड़ता है। तो वीरेंद्र भट्ट जी ने जैसा बताया कि बहुत ही पॉजिटिव एक बजट की तरफ बढ़ रहा है। हमारे साथ आशीष मिश्रा हैं। आशीष जी, आपकी नजर में इस बजट में क्या है? क्या ये सचमुच बहुत अच्छा बजट है, अच्छा बजट है, या आपको लग रहा है कि ये बजट वैसा नहीं है जैसा कि सरकार कह रही है? देखिए, बजट ये जो बजट है, इसको ये जो केंद्र सरकार का ये बजट आया है, उसी का एक पूरक के तौर पे आप इसको देखेंगे कि उसी तरह का एक मिला जुला इफेक्ट उसी तरह लग रहा है जिस तरह कि उन्होंने 12 लाख पर इनकम टैक्स रिबेट दिया। इसी तरह से इन्होंने भी कर्मचारियों के लिए बात की, जो आउटसोर्स कर्मचारियों के बाद में जो भट्ट साहब बता रहे थे। देखिए, आप इस बजट को आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो सरकार का जो एजेंडा है वो धीरे शिफ्ट होता दिखाई पड़ेगा आपको। जब पहला बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया था, इवन अभी 2 साल पहले के बजट में, तो उन्होंने अयोध्या के लिए रिंग रोड के लिए एक योजनाएं थी, 200 करोड़ रुपए रखा था। उन्होंने वहां पे मेडिकल कॉलेज की अलग से घोषणा की थी। लेकिन इस बार अयोध्या के लिए कोई ऐसी बड़ी योजना या कोई भी समान योजना को नहीं कहा गया। अब देखिए शिफ्ट कैसे हो रहा है। अब आ गया मथुरा पे आप देखिए 100 करोड़ रुपए दिया है, वृंदावन कॉरिडोर बनाने के लिए पैसे दिए हैं। तो अब सरकार ने ये शिफ्ट कर लिया कि अब सरकार का अगला जो तैयारी है वो मथुरा और मिर्जापुर को लेके है। और प्रयागराज में अभी हिंदू जो संत सम्मेलन हुआ था हिंदू, उसमें भी डिमांड की गई थी कि अब मथुरा पर फोकस किया जाए हो गया जाए। तो इसमें थोड़ा सा आपको झलक दिख रही है कि जिससे सरकार ने 100 करोड़ रुपए मथुरा के विकास के लिए और बाकी बिहारी कॉरिडोर के लिए वृंदावन में जो बजट का प्रावधान किया है, ये हमें सरकार का एजेंडा वही हिंदू एजेंडा है, लेकिन उसके तरीके बदल गए हैं। अयोध्या की जगह अब मथुरा और दूसरे प्लेसेस जो है वो फोकस होने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने जो ध्यान दिया है, जैसे अखिलेश यादव बार बार अपनी बातें कहते हैं कि हमारा लखनऊ एक्सप्रेस वे है और ये है वो पूर्वांचल हमने बनाया है। तो अब सरकार ने उसी को काउंटर करने के लिए जितने इनके एक्सप्रेस वे है उसको आपस जोड़ के एक एक्सप्रेस वे का एक जाल बिछाने की कोशिश की है, ताकि आगे इसको जो आगे हम 27 के चुनाव में सरकार जाएगी तो वो अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को वो कैसे बनाएगी। देखिए, ये इसमें अगर आप देखेंगे नई योजनाएं कितनी है, तो आप देखेंगे 28,000 करोड़ की ही नई योजनाएं हैं मैच। तो इसके मतलब कि अभी सरकार एक सेफ बजट दिया है जिसमें कोई मतलब किसी को बहुत आपत्ति नहीं होगी। और ये बचाया जा रहा है अगले बजट के लिए, जो चीजें बताई जा रही है अगले बजट में जब आखिरी बजट के लिए तब आपको पॉपुलिस्ट बजट लेके आएंगे। तो ये इसकी तैयारी अभी से की जा रही है ताकि इसमें हम अपने आय के नए साधन बताने की। इसमें एक महत्वाकांक्षी योजना जो मुझे लगी, जो लड़कियों को स्कूटी देने वाली बात है, वो अच्छी बात है। और दूसरी जो 250 करोड़ रुपए के जो चौधरी चरण सिंह का सीट पार्क नाम से जो सीट पार्क बन रहा है लखनऊ में, तो दूसरी बात, एक खास बात इसमें भी जो पीडीए हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उसी काउंटर पे देखेंगे जितने ओबीसी के जो फेसेस है उनके नाम पर कुछ ना कुछ योजना शुरू की है। कबीर दास जी के नाम पर शुरू की है, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर योजना शुरू की है। तो ये धीरे धीरे उसमें छुपे छुपे योजनाएं करके वो भी ताना बाना बुना गया है ताकि उनकी जो चीजें हैं, इस विपक्ष के जो नैरेटिव चल रहा है संविधान विरोधी और सबकी बात कहके उसको काउंटर किया। आज कई बार मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल का नाम लिया, कई बार मुख्यमंत्री ने कई ऐसे महापुरुषों का नाम लिया है, अहिल्याबाई होलकर का नाम लिया है, योजनाएं शुरू कर रहे हैं। हाँ, उनके नाम पर योजनाएं भी शुरू कर रहे हैं। आपने एक बात कही कि सिर्फ 28,000 करोड़ की नई योजनाएं हैं, और अगर हम देखें तो जो पूरा बजट है वो 8 लाख करोड़ का है, 8 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो नई योजनाएं सिर्फ 28,000 करोड़ की, मतलब कितना परसेंट हुआ? बहुत कम हो गया। अभी सरकार ने बजट में फोकस उनका क्या प्रयोग करने के लिए सरकार ने कहा कि जो सरकार के इसमें बहुत से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है, जितने भी देख रहा था, छात्रवृत्ति की योजना है, स्कॉलरशिप की योजना है, उसमें सरकार ने अपना शेयर दिया है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है, जो कि डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो डबल इंजन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसको भी एक प्रॉपर फंडिंग यहाँ से होती है, जो शेयर का जो स्टेट का बजट होता है। तो अभी सरकार का जो फोकस है, अभी सरकार का फोकस यहाँ पे रेवेन्यू, जैसे भट्ट जी ने कहा कि जो घाटा होता था वो धीरे कम हो रहा है। सरकार का अभी फोकस उस घाटे को और कम करके अगले साल जब हम लेके आएंगे तो हम कुछ नई
4-5 ऐसी अपनी बड़ी योजनाएं शुरू करेंगे जिनसे जिनसे हमारे 27 में फला मिल सके, क्योंकि अभी लाने से कोई मतलब नहीं। अभी इन्होंने बचाव चलाया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है उसी का एक पूरक बजट समझ सकते हैं आप। ठीक है। नाविद जी, जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं इनकी बात से ही आगे बढ़ाता हूं कि भाई अगर 28,000 करोड़ ही मात्र नई योजनाओं के लिए है, अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो पूरा खोखला बजट है, पूरा झोला खाली है, कुछ है नहीं इनके पास नया देने को। आपको लग रहा है कि ये बजट बेहतर है, या फिर जैसा विपक्ष कह रहा है कि नहीं ये तो एकदम खोखला बजट है? क्या है ये बजट? देखिए, आपके हिसाब से इसकी की टेकअवेज क्या है? कौन अच्छी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो लगता है कि नहीं किया सरकार ने? देखिए, मेरा मानना है कि जब भी हम बजट पे चर्चा करें, किसी भी जो बजट पेश होता है उस पर जब चर्चा करें, तो ये जरूर है कि पिछले वित्तीय वर्ष का जो बजट था वो कितना क्रियान्वित हुआ, कितना जमीन पे उतरा और कितना जनहित की योजना जन तक पहुंची, इसकी बात जरूर करें। लेकिन ऐसे सवाल नहीं उठ पा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसका नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन एक भी प्रश्न नहीं लिया गया। वो एक तरह से ब्रीफिंग थी। लेकिन ये सवाल पत्रकारों ने पूछा था क्या सवाल? मुख्यमंत्री से पूछने की कोशिश की, मुझे तो लगा कि किसी ने सवाल ही नहीं, कोई सवाल पूछने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि आप लोग तो बहुत वरिष्ठ हो, आप लोग जानते हो कि पहले से उनको अनुमति दी जाती है कुछ लोगों को, और उनका जब नाम अनाउंस किया जाता है तो सवाल किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कई लोगों ने डिमांड की, लेकिन वो सवाल की ना उनको अनुमति मिली, ना मुख्यमंत्री जी रुके उस सवाल को। कुछ एक पर्सनल चीजें ऐसी थी, वो सवाल नहीं थे, वो पत्रकारों के सवाल नहीं थे। मुख्य बात यह है कि मेन चीज यही है कि जो पिछला बजट था वो कितना जमीन पे उतरा, कितना पैसा लैप्स हुआ, या फिर उस बजट का वाकई जनता तक लाभ पहुंचा, या उसका जो भी योजनाएं थी वो जमीन पे उतरी। देखिए, आज के बजट में मुझे जो आप लोगों ने बहुत सारी चर्चा की, उसमें जो आशीष जी जिस बात पे आए, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं कि कहीं ना कहीं जनहित पे था। जाहिर सी बात है, बहुत सारी उसमें अच्छी चीजें हैं। खासतौर से शिक्षा का बजट बढ़ा है, मेडिकल कॉलेज की बात आप कर रहे हो, वाकई ये बहुत उत्तर प्रदेश के लिए फायदेमंद चीज है। वंचितों के फायदे के लिए जो ठेके पे काम करते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है, उनका एक न्यूनतम वेतन को लेकर एक मॉनिटरिंग हो और सरकार का उसमें दखल हो, तो ये बहुत बेहतर होगा। इसी तरीके से एक्सप्रेस वे कनेक्ट होंगे, कई उनकी तादाद बढ़ेगी, वो प्रदेश के हित में है। इस तरह तमाम चीजें लाभकारी हैं। अगर ये जमीन पे उतरती हैं तो वाकई उत्तर प्रदेश की वो जनता जो उत्तर प्रदेश से भारत का सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, उस जनता को फायदा पहुंचेगा। लेकिन मुझे जो एक पॉलिटिकल कनेक्शन नजर आ रहा है, जो पॉलिटिकल महक नजर आ रही है, वो जो आशीष जी ने जिक्र किया था, कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पूरे देश में अब फैलना शुरू हो गई और कई चुनाव में फैली दलितों और वंचितों की राजनीति, उसका कहीं ना कहीं माइलेज लेने के लिए इस बजट में ख्याल रखा गया है। आपको याद होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू की तो महाराज ने यानी मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र। इससे जो शुरू होता है ये सिलसिला, तो हर सेगमेंट में कोई ना कोई एक छोटी बड़ी योजना ऐसी होती है जो दलित समाज के जो लोग हैं, जो महान हस्तियां हैं, उनके नाम से ये शुरू की गई है। दूसरी बात है कि जो वंचितों का ख्याल रखा गया है, खासतौर से ठेके पे काम करने वालों का, वो भी उसी समाज से आता है जिसे पीडीए की सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है। ये बात भट्ट साहब ने बिल्कुल सही कही कि किसी भी सरकार ने उनका ख्याल नहीं रखा, आंख बंद किए रहे, उनका शोषण होता रहा। कोई 5,000 रुपए में 12 घंटे मेहनत कर रहा है, कोई 8,000 रुपए में डिलीवरी देता है, अपना कन्वेंस भी लगाता है। ये एक बहुत बड़ा क्लास है और ये मिडिल क्लास और ये अपर क्लास के बीच की एक बड़ा वोट बैंक भी है। उसके बारे में सोचा गया और कहीं ना कहीं जो बाबा साहब सांस्कृतिक केंद्र है, इसकी भव्यता मुझे लगता है देखने को मिलेगी। जिस तरह से मायावती जी ने अपने शासनकाल में कुछ ऐसी इमारतें बनाई जो यादगार रही, शायद इससे भी आलीशान एक इमारत बने और बहुत जल्दी जमीन पे उतर आए। दूसरी बात, मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने बजट पेश होने से पहले कई चैनल्स पे बात की और मुझे लगता था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी कोशिश है दलित समाज वंचितों को अपने फेवर में बरकरार रख के लगातार जीतना, खासतौर से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाना बड़ी चुनौती है। उस पर उन्होंने इस बजट में उनकी झलक दिखाई दे रही। लेकिन एक और समस्या है, उसको छोटा कहा जाएगा लेकिन मैं उसको बड़ा मानता हूं। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान है, यहाँ किसानों की एक बड़ी समस्या है। उसमें एक समस्या जो है, जो फसलों को जानवर चर जाते हैं। एक पॉइंट ये, जानवर
किस तरीके से आवारा हैं, भूखे हैं, और गौवंश जिससे योगी आदित्यनाथ जी का नाम जुड़ा हुआ है, उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उनका योगदान जुड़ा हुआ है। गौ संरक्षण के लिए बजट आता है, वो पर्याप्त जमीन पे नजर नहीं आता है। मैंने कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स से बात की, भाजपा के कैडर के वोटर्स जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो खुद कहते थे कि हमें भाजपा प्यारी है, हमारा विश्वास है, हम उनको वोट देते हैं, लेकिन जानवरों की समस्या के समाधान के लिए कुछ होना चाहिए। आपको लगता है कि गोवंश पे जितना करना चाहिए नहीं, 2000 शायद मेरे ख्याल में 2000 करोड़ या इस तरह की कोई योजना, और इससे पहले भी बजट था, लेकिन वो बजट जमीन पे नहीं उतर पा रहा है। अगर जमीन पे उतर पाता तो किसानों की ये समस्या कम हो गई होती, लेकिन कम नहीं है। मैं बता रहा हूं, चुनावी मौसम में कई की बात आप कर रहे हैं, मैं इसमें यही पे ईओडीबी का जो है रेलेवेंट हो जाता है। सरकार के पास गोवंश के लिए पैसे की कमी नहीं है। सरकार ने शराब के ऊपर सेस लगाया है, 800 करोड़ रुपए साल में उससे मिलता है जो केवल गोवंश के संरक्षण के लिए आता है। सरकार टोटल इसके ऊपर 1600-1700 करोड़ रुपए साल में खर्च कर रही है, लेकिन वो पैसा वो अपने जिस कार्य के लिए भेजा गया है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिला स्तर पर भ्रष्टाचार है। कौन उसको चारा खरीदेगा, कैसा चारा कैसे खरीदा जाएगा, उसका कोई सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम होगा। हर शराब की कोई बोतल खरीदता है, हाँ, तो उसमें गोवंश 800 करोड़ रुपए जा रहा है आपके गोवंश के संरक्षण में, केवल आबकारी के ऊपर सेस की वजह से पहुंच नहीं रहे। लेकिन कोई चूंकि कैटल फीड के लिए कोई सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम नहीं है, कोई उनकी गौशाला के मेंटेनेंस के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, इसलिए समस्या आ रही है। इसलिए मैंने बात की थी ईओडीबी की और डीरेगुलेशन कमीशन की। और एक बात और जोड़ दूं कि ये इस बार केंद्र सरकार का एक असर और दिख रहा है। अब तक यूपी के बजट में अक्सर शिकायत आती है कि साहब बजट में प्रोविजन में पैसा खर्चा नहीं हुआ। तो बजट के दो हिस्से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जो सरकार के अपने कमिटेड खर्चे हैं, सैलरी है, पेंशन है, पुराने कर्जों का इंटरेस्ट और मूल का पेमेंट है, गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल है, ऑयल है, डीजल है, ऑफिस के किराया है, बिजली का बिल है, गाड़ियों का मेंटेनेंस है, सरकारी भवनों का मेंटेनेंस है। ये खर्चे आपको करने ही करने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा बहुत कम होता था, उसमें आपको डिफरेंट सोर्सेज से बोरोइंग करनी है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कहीं आपका 50-50 शेयर है, कहीं 60-40 है, कहीं 70-30 है, तो उसमें देर होती थी तो पैसा खर्च होने में डिले होता था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब हम देखते थे तो दिखता था कि साहब बजट प्रोविजन इतना है, वो खर्चा केवल 30% या 40% है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरे बजट का लगभग 80% है। अब की बार पहली बार यूपी के बजट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल केंद्र सरकार के पैटर्न पे 20% के ऊपर चला गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड के बाद से लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ को 6% के ऊपर अगर स्टेबल रखा है तो उसका सबसे बड़ा आधार है कि 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवेज, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन लाइन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के ऊपर खर्च हुआ। इससे मार्केट में लगातार सीमेंट की, स्टील की और हैवी और मीडियम मशीनरी की डिमांड पैदा हुई और स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड लेबर की डिमांड हुई बाजार में। तो इसलिए कोविड के बावजूद भारत सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखने में सफलता पाई और इस बार भी अकेले रेलवे का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। तो यूपी गवर्नमेंट ने भी अब की बार अपना जो टोटल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2.25 लाख करोड़ रुपए रखा है। तो ये एक वेलकम चेंज है बजट में। अब यहीं पे फिर से ईओडीबी और डीरेगुलेशन कमीशन की बात लागू हो जाती है। अगर सिस्टम आपका फ्लॉलेस होगा और उसमें ज्यादा इतनी जो है रेड टेप नहीं होगा तो और फाइलें सचिवालय में उलझी नहीं रहेंगी तो और ये चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, टाइम एंड कॉस्ट ओवररन। अगर एक हाईवे प्रोजेक्ट अगर 1 साल में पूरा होना है एज पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर वो 14 महीने में पूरा होगा तो उसमें 15% कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो कॉस्ट कौन बियर करेगा? वो अगर प्राइवेट इन्वेस्टर है फिर वो जाएगा लिटिगेशन में और फिर वो फिर मामला फिर आएगा, वो जाएगा मामला आर्बिट्रेशन में, वो मामला आएगा गवर्नमेंट। सुधरी है या नहीं सुधरी? इस चीजों में बहुत कुछ किया जाना बाकी है यूपी में। एक सवाल और आपसे छोड़ने ले लेता हूँ, ये बताइए कि एक आम आदमी का, एक आम युवा का सवाल ये होता है कि भाई हमारे लिए क्या है? हमारे लिए का मतलब उसके रोजगार के लिए क्या है? आपको इस पूरे बजट में
रोजगार की कोई झलक दिख रही है, कोई नौकरी की झलक दिख रही है? देखिए, एक जो मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हमने जो है 1 लाख लोगों को हमने रोजगार देने की बात की थी और 1 लाख की जगह जो है उसमें करीब जो है 76,000 हमने एप्लीकेशन बैंक को भेज दी हैं, 16,000 के लोन सैंक्शन हो गए हैं, 6,000 को लोन डिस्पर्स भी हो गया है। लेट अस बी वेरी क्लियर, सरकारी योजनाओं के आधार पर रोजगार क्रिएट नहीं होता। रोजगार क्रिएट होता है जब एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। यूपी में 2 बातें बड़ी बुनियादी हुई हैं। जब से हमने होश संभाला तब से हमेशा यहाँ पे शोर शराबा चीख चिल्लाहट देखी है बिजली। तो बिजली की समस्या को सरकार ने बड़े पैमाने पर अब संभाल लिया है और ऐसा यूपी का 75 जिलों में कोई भी जिला हेडक्वार्टर नहीं है जहां पे 24 घंटे बिजली ना आ रही हो। हर नगरीय इलाके में बिजली 20 घंटे आ रही है। गांवों में भी बिजली जो है 18 से 20 घंटे आ रही है। ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। जैसे आप जाएं लखीमपुर या शाहजहांपुर या पीलीभीत, ये तराई का इलाका है, यहाँ एग्रोबेस इंडस्ट्री का इलाका है। यहाँ केवल अगर दिन में 20 घंटे बिजली मिलती रहे तो लोग अपना काम कर लेंगे। बुनकर है अब मामला हैंडलूम का नहीं समय, अब मामला पावर लूम का समय आ गया है। पावर लूम के लिए उसको अगर रोज 10 घंटे बिजली मिलती है तो वो आराम से महीने में 20,000 25,000 रुपए कमा लेगा। उसको बिजली अब मिल रही है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और प्लस ग्रोथ का एनवायरमेंट, उसके लिए जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर। और ये सब चीजें हैं। इस बात में समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, there is a remarkable change of perception about UP in terms of law and order. क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जितना काम यूपी में पिछले 10 सालों में 8 सालों में हुआ है, ग्रोथ तो खुद ब खुद हो जाएगा। नौकरियां आप बिजली दीजिए और आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दीजिए, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोक लीजिए और एनेबलिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करिए। और एनेबलिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए फिर से चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सब करें तो अपने आप होगा। ठीक है। सरकार का रोल अब कम होता है, सीधे नौकरियों को क्रिएट करने में। एनेबलर है, गवर्नमेंट समझती है हम प्रोवाइडर है। आप प्रोवाइडर ना बनिए, आप एनेबलर बनिए। सरकार का पूरा रुख तो एनेबलर वाला ही दिखाई नहीं, सरकार प्रोवाइडर अभी भी बनी हुई है। तो थोड़ा तो आप माई बाप मत बनिए। आप अन्नपूर्णा का मंदिर नहीं है, आप सरकार हैं। आप अन्नपूर्णा मंदिर में, अन्नपूर्णा का जो स्थान होता है किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, वो भंडारे का क्षेत्र होता है। वहां प्रसाद बनता है, वहां भोजन बनता है, वहां भोग बनता है। तो आप अन्नपूर्णा मंदिर नहीं चला रहे, आप सरकार चला रहे हैं। ठीक। तो भट्ट जी की बात को माने तो ये है कि भाई सरकार प्रोवाइडर ना बने, माहौल बनाए और माहौल बनाने की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। खैर आशीष जी, अब हम थोड़ा बढ़ते हैं पॉलिटिकल इसके इम्प्लीकेशंस की तरफ। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं इस बजट में, सरकार की घोषणाएं कहें, जो आपको लगता है कि इस सरकार ने अपने एजेंडे के लिहाज से इसमें डाला है? देखिए, इसमें इसकी चर्चा नहीं हो रही है। जो सरकार ने जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत 250 करोड़ रुपए दिए हैं, ये मुख्यमंत्री ने पिछले साल 2 अक्टूबर को योजना स्टार्ट की थी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी लखनऊ में ही एक परिवार से जाके उसके घर में खुद जाके बिना किसी तामझाम के मिले थे, उसके पर चर्चा था। और उसको अभी पिछले महीने या मेरे ख्याल से 10-15 दिन हुए हैं, उसको उन्होंने जॉब नियुक्ति पत्र दिया था। देखिए, ये योजना इसलिए लेखनी है क्योंकि ये हर ब्लॉक से, हर एक छोटे गांव पंचायत, ग्राम पंचायत से ये इसमें 5-10 लोगों का चयन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कि जिनको अब तक सरकार। ये एक थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए ये जीरो पॉवर्टी का कंसेप्ट क्या है? क्या ये पहला नया कंसेप्ट है? ये नया कॉन्सेप्ट है इनका। इसमें कि ऐसे लोगों को पॉवर्टी की लाइन जो से ऊपर उठाना है, जिनको अब तक जो गरीबी रेखा नीचे उतर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, और उनको अब तक किसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो इसको वो सरकार की योजना है कि ऐसे लोगों को हम चिन्हित करें हर ग्राम पंचायत स्तर से, जो 8-10 लोग जितने भी हों, और उनको हम मतलब मुख्य धारा में लाएं, उनको हम रोजगार दें। तो ये इस तरह की योजना इन्होंने शुरू की है और ये बहुत उल्लेखनीय योजना है। इस संदर्भ में इसलिए है कि इसमें जो मेरा अपना आकलन है कि इसमें 80% लोग या तो दलित हैं या एमबीसी इस फैमिली से आते हैं। क्योंकि जब नहीं, तो इसमें क्या जो सरकार की योजना थोड़ा समझ लें, इसमें क्या है कि सिर्फ सरकारी योजनाओं से आच्छादित करें या ये जीरो पॉवर्टी में किसी एक को रोजगार देना? पहले इनको सरकारी जो योजना है उससे आच्छादित किया जाएगा। प्लस उनको अगर से नौकरी लायक नहीं है तो उनको स्किल डेवलपमेंट की कोर्स लगा के। तो क्या उसकी झलक इस बजट में है? बिल्कुल दिया है। 250 करोड़ रुपए उन्होंने जो दिया है, तो देखिए 250 करोड़ रुपए तो ये है फैसिलिटेट करने के लिए होगा ये पैसा। क्योंकि बाकी तो जो अमाउंट से पीएम आवास मिलना है वो तो बजट, वो तो उसके लिए अलग नहीं होगा। लेकिन 250 करोड़ ये है कि
उन लोगों को चिन्हित करना, उनको फैसिलिटेट करना, उनको जरूरत है तो उस लिए मतलब का है। ये अमाउंट भले ही छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप पूरा समग्रता देखेंगे कि अगर जो सरकारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो उस गरीब को टारगेट करके की जा रही है, ये उससे तर है पैसा। तो ये एक योजना से फायदा क्या होने वाला है कि जो अभी आप जाइए, बहुत से गांव में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत गरीब है, जिनके परिवार में किसी ने नौकरी ही नहीं की है, जो मजदूरी ही कर रहे हैं, पुश्तैनी चला रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको हम सरकार जो है वो अपनी जो योजनाएं चल रही, लाभकारी योजनाएं चल रही है, उससे जोड़ेंगे। तो ये, और इसमें अगर इनकी कास्ट आप देखेंगे, क्योंकि मैं उसके बाद से मैं इसको फॉलो कर रहा था, मैं वहां भी गया जहां पर गोसाईगंज में गए थे चीफ सेक्रेटरी साहब, उसके बाद मैं उस गांव में चला, तो जिस गांव में गए तो दलित परिवार था। तो आमतौर पर ज्यादातर मतलब काफी जो गरीब परिवार और एमबीसी है या फिर ये दलित, तो ये सरकार का उन लोगों को जो जात के कारण जो जोड़ने की जो रणनीति है कि कास्ट जोड़ो, उसका एक बहुत बड़ा ये है, वैसे ठीक से आपको इसमें आपको एक पॉलिटिकल इसका ये भी दिखाई देता है। पॉलिटिकल ही है ये, क्योंकि सरकार उन लोगों को फोकस कर रही है, उन लोगों को एक नया अपना एक वोट बैंक बनाएगी जिनको अभी तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है, जो वहां प्रधान के प्रभाव में आके या स्थानीय किसी बड़े लोग के प्रभाव में आके किसी पार्टी के हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर सरकार सीधे आ रही है कि देखो तुम्हारे पास, तो हर गांव में ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, हो गया, सब स्टार्ट हो गया है। पॉलिटिकल मीनिंग दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। आपने लास्ट ईयर उन्होंने कहा था संतुष्टिकरण या संतृप्तिकरण, यानी सैचुरेशन, और इस बार के बजट में कहा है कि हम तुष्टिकरण में नहीं, हम संतुष्टिकरण में विश्वास करते हैं। तो ये जो जीरो पॉवर्टी लाइन यूपी गवर्नमेंट ने दिया है, वो प्राइम मिनिस्टर का ही कॉन्सेप्ट है, सैचुरेशन, यानी जो लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जो छूट गए हैं, आवास नहीं मिला, एलपीजी कनेक्शन नहीं मिला, उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिला, उनको आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ नहीं मिला, उनको पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला, उनको मुफ्त में अनाज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लेफ्ट ओवर लोगों को ढूंढ ढूंढ करके अब चिन्हित किया जाए और उनको भी इस योजना के कवरेज का लाभ दिया जाए। और जिसको आज चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम उनकी साल की 1.25 लाख रुपए की इनकम को सुनिश्चित करेंगे। तो ये लेफ्ट ओवर लोग हैं, नया वोट बैंक जैसा क्रिएट हो सकता है, छूटे हुए लोगों का एक नया वोट बैंक। अब ये जो कल्याणकारी योजना है, जो बीजेपी का स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, यानी समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का विकास, तो जो लोग लेफ्ट ओवर हैं तो उनको उसमें कवर किया जाए। और इसके लिए जो है, जैसे आज भी सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को आवास दिया, इतने करोड़ लोगों को हमने एलपीजी कनेक्शन दिया, इतने करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन दिया, शहरों में आवास दिया, इतने लाख लोगों को शहर में पेयजल कनेक्शन दिया, गाँव में दिया। तो और निश्चित तौर पर 25 करोड़ की आबादी है यूपी की, 75 जिले हैं, करीब 900 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, 56,000 ग्राम पंचायतें हैं, तो 2-4 करोड़ लोग होंगे जो छूट गए होंगे। तो अगर उनको सरकार अगर वास्तव में कवरेज में करके लाना चाहती है, तो वी शुड होप कि लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नावेद जी, आपसे सवाल यही है कि आप इस बजट को कितना पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्योंकि 2 साल के बाद अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपको लगता है कि इस बजट में भी 2 साल को ध्यान में रखा गया है और चुनावी लॉलीपॉप है इसमें? देखिए, पहली चीज जो फॉर्मेट नजर आ रहा है इस बजट का, वो साफ तौर से, और भट्ट साहब बार बार इस बात को याद भी हम लोग को दिला रहे हैं, दर्शकों को भी याद दिला रहे हैं, ये दरअसल ये जो बजट है ये मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार के नेचर से और उनके प्लानिंग से मैच करता हुआ है। यानी बीजेपी का एक मास्टर प्लान है, एक ज्वाइंट जो है प्लान है, जो इस बजट में भी लागू होती है और अन्य राज्यों में भी लागू होगी पॉलिटिकल पॉइंट से। पॉलिटिकल पॉइंट होना कोई बुरी बात नहीं है, जनहित के लिए अगर कोई ऐसा प्लान भी जमीन पे उतारा जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई आलोचना की जैसी बात नहीं है। कि जो सारी चीजें तय हो रही हैं वो केंद्र से हो रही हैं, वो राज्यों यानी जो केंद्रीय बजट है, जिन बातों का ख्याल वहां रखा गया है वही उत्तर प्रदेश में भी रखा गया और शायद अन्य राज्यों में भी, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में और भी ये झलक नजर आए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि 27 में चुनाव है, 25 चल रहा है, 26 को हम चुनावी वर्ष माने क्योंकि 27 में शुरुआती साल में चुनाव होगा, अगला साल चुनावी वर्ष है। ये बजट जो है ये 25-26 का है, वित्तीय वर्ष का।
ये जो भी एक बहुत बड़े साइज का जो बजट आया है, ऐतिहासिक बजट है, जाहिर सी बात है इतने बड़े राज्य का है और उसमें उसका साइज बढ़ेगा भी, एक ऑटोमेटिक चीज है कि 8-9% बढ़ना ही है। ये जमीन पे उतरता हुआ नजर आएगा। जो तमाम आलोचक आलोचनाएं कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि साहब बजट का झुंझुना हमेशा मार्च में या अप्रैल फरवरी में बचता है, वो जमीन पे नजर नहीं आता। लेकिन ये बजट जो है वो बात किसी एक सरकार की नहीं हो रही, तमाम सरकारों के ऊपर सवाल भी उठते हैं और तमाम ऐसी चीजें भी हैं जो बजट पेश होता है उसमें कई अच्छा खासा हिस्सा जो है वो जमीन पे नहीं उतर पाता। खैर, लेकिन इस बजट से इसलिए उम्मीद करेंगे क्योंकि इस बजट को उनको जमीन पे उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि 26 में अगर ये जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंच जाती हैं तो 27 के शुरुआती दौर में एक बड़े चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में जीतना है और भारतीय जनता पार्टी का एक जो प्लान होता है वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से और समय से पहले काम उस पर शुरू हो जाता है। यानी हम इस बात की उम्मीद भी करें और उत्तर प्रदेश की जनता और हम इस बात के लिए खुश भी हों कि ये बजट सचमुच जनता तक पहुंचेगा, क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिकल पहलू भी है। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने देखा लगातार पॉलिटिकल जो नतीजे आए, अलग अलग राज्यों के नतीजे आए, उसमें महिलाओं का एक बड़ा योगदान रहा। आधी आबादी का जिस तरफ दिलचस्पी रही उस दर जीत का एक कारवां दिखाई दिया और भाजपा ने इसमें सफलता हासिल की। कई जगह महिलाओं को खुश करने के लिए योजनाएं बाकायदा कैश की लागू की गई, कैश बटा भी और एजेंडे में भी रहा, चुनाव जीते भी। तो उत्तर प्रदेश जो सच में पहले से कहा जाता है कि योगी की जो यूएसपी है, जो टीआरपी है, जो उनका अपनी फॉलोइंग है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो महिलाओं में ज्यादा है, क्योंकि योगी ने और मोदी ने भी महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो इसका बड़ा लाभ महिलाओं की सुरक्षा में होगा। और जिस तरीके से उसने लव जिहाद और इस तरह के मुद्दों पर भी काम किया, जिसकी वजह से खासतौर से सनातन धर्म से जुड़ी महिलाओं में योगी को लेकर एक बड़ी लोकप्रियता है। लेकिन अब वो वाला मुद्दा जहां पर हम महिलाओं को कुछ दे के लाभ पहुंचा के, जिसको प्रलोभन या रेवड़ी भी हम कहते हैं, कुछ इस तरह का माहौल, कुछ इस तरह के लाभ देने की कोशिश की शुरुआत है स्कूटी। और कोई ताजुब नहीं कि अगला जो बजट हो उसमें कैश और वो लाडली बहना जैसा कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जन कल्याणकारी भी है और पॉलिटिकल भी है, कुछ छलावा भी है और कुछ सच भी। बहुत बढ़िया, इसी पर मैं आ रहा था सर आपसे। केवल जो है बजट और फ्रीबीज और कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर इलेक्शन नहीं लड़े जाते। इलेक्शन लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव के आधार पर। अगर बीजेपी का विकास का नारा इतना अचूक होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें न मिलती। और यूपी का इलेक्शन 2027 का मुद्दा योगी जी पिछले वर्ष दिसंबर में संभल के मुद्दे पर तय कर चुके हैं। और जो अगर लोगों को अगर शंका कोई रह गई थी तो वो योगी जी ने कल महाकुंभ की चर्चा का जवाब देके कल पूरी कर दी है। तो लेट देयर बी नो कंफ्यूजन अबाउट कि ये स्कूटी योजना से लोन मिल जाएगा, वो वोट मिलेगा। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ इज हैविंग फर्म कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल नैरेटिव और इस बजट केवल उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। अकेले बजट कुछ नहीं करता, लेकिन बजट केवल उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है और उसमें कोटिंग तो आपको पॉलिटिकल नैरेटिव की ही चाहिए। और अब बीजेपी ने बहुत इफेक्टिवली इंडिया अलायंस से या समाजवादी पार्टी से उस पॉलिटिकल नैरेटिव को वापस छीन लिया है। लेकिन हम आपसे एक सवाल है, क्योंकि हम बिल्कुल अपने आखिरी इस कार्यक्रम के दौर में जिसकी शुरुआत की नावेद जी ने कि भाई अब फ्रीबीज का भी दौर है चुनाव, चाहे वो अब दिल्ली की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, बीजेपी की जितनी सरकारें आ रही हैं सब उस फ्रीबीज की तरफ बढ़ रही है, खास करके महिलाओं को दिए जाने वाले कैश को। ये 9वां बजट था। क्या 10वें बजट में आपको लगता है, क्योंकि जब विपक्ष की पार्टियां अपने एजेंडे को लेकर के, अपने घोषणा पत्र को लेकर के आएंगी तो वो महिलाओं को कैश देने की बात करेंगी? देखिए एक अंतर है, आपको लगता है कि देखिए एक अंतर बहुत स्पष्ट है। बीजेपी की किसी भी राज्य सरकार के सामने कल्याणकारी या फ्रीबीज योजनाओं के चलते आर्थिक संकट नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, फ्रीबीज के चलते वेतन बांटने का संकट है।
कर्नाटक में फ्री बीज के चलते पावर टैरिफ बढ़ गया, मेट्रो रेल का टैरिफ बढ़ गया, बस का टैरिफ बढ़ गया, म्युनिसिपल एरिया में पानी का टैरिफ बढ़ गया, तेलंगाना में भी टैरिफ बढ़ाया गया। बीजेपी रूल किसी स्टेट से अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। और फ्रीबीज देने में सबसे आगे 2 स्टेट हैं, पहले मध्य प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि जो उन्होंने लाडली बहना योजना की जो स्कीम शुरू की है, 55-56 हजार करोड़ रुपए का अभी पहले साल खर्चा आएगा, ये बढ़ेगा। तो महाराष्ट्र में इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अभी आना शेष है। अभी तो वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है अगला। तो और बीजेपी को ने एक शुरुआत अगर कर दी है और जैसी फाइनेंशियली कंफर्टेबल पोजीशन उनकी आज बजट में दिखाई पड़ रही है, तो मेरा विचार है कि 5 से 6 हजार करोड़ रुपए की एडिशनल वेलफेयर स्कीम का बर्डन राज्य सरकार उठा सकती है। नहीं, फ्री बीज का क्या आपको लगता है कि अब अगले बजट में सरकार कोई ऐसा कैश का ला सकती है, या फिर अपने घोषणा पत्र में कहेगी कि हम जीत करके आएंगे तो महिलाओं को देंगे? देखिए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के आधार पर यह निर्णय किया गया था कि यदि ये काम हम नहीं करेंगे तो इतने वोट का नुकसान हो जाएगा। तो यूपी में 2027 के पहले पॉलिटिकल सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इसके बारे में अभी से कुछ कह पाना उचित नहीं। ठीक, आपसे भी यही सवाल है। आपको लग रहा है कि अब ये सरकार इतना कुछ करने के बाद भी फ्रीबीज की तरफ बढ़ेगी? कहीं ना कहीं महिलाओं को जो कैश की बात चल रही है, बिजली फ्री की बात होती है, आपको लगता है कि आखिरी बजट में सरकार? देखिए, जितना मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी राजनीति देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई फ्रीबीज की योजना आने वाली है। नंबर 1 आएगी भी तो जैसे बीसी सखी और ये मित्र, इस तरह की कोई योजना जिसमें वो, देखिए योगी आदित्यनाथ क्या है, योगी आदित्यनाथ का जो हिंदू एजेंडा है उसके सबसे बड़े वही वो महिलाएं हैं। वो सबसे ज्यादा महिलाओं को ही, महिलाएं उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर है। ये तो अखिलेश और कांग्रेस तो सीधा ऑफर करेंगे कि भाई हम इतना पैसे देंगे, आएंगे तो, जैसा उन्होंने कहा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि वो बीजेपी को उसका काउंटर करना पड़ेगा? देखिए, जो योगी आदित्यनाथ का जो तरीका है सरकार का, इन्होंने जो महिलाओं को उन्होंने सीधे एम्प्लॉयमेंट जुड़ा, बीसी सखी योजना है, अब पंचायत सहायकों में इन्होंने महिलाओं को, लड़कियों को दिया है कि, तो ये जो इस तरह की योजना आएंगी जिसमें और भी कई सारे ऐसे मित्र करके, महिला मित्र करके ऐसे योजना शुरू की है इन्होंने, तो क्या है कि ये जो ऐसी योजना आएगी जिसमें महिलाओं को थोड़ा सा घर से बाहर निकल के कुछ काम दाम करना हो और उसके अलावा एवज में उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, उसमें उनको एक उनका भागीदार बनाया जाए। तो इस तरह की योजना का कोई एक योजना स्टार्ट सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो मतलब तरीका है, तौर तरीका है, उसमें वो कोई फ्री बीज इस तरह बांट कर अपने एजेंडे को थोड़ा सा ये कहने का मौका देंगे कि हमारी सरकार नहीं कर पा रही थी, या जहां उन्होंने फ्री बीज दिया उससे एक मैसेज जाएगा कि सरकार नहीं कुछ कर पा रही, इसलिए अब रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया। तो इससे बचने की वो पूरी कोशिश करेंगे। आपको लगता है रेवड़ी बांटने से बचेंगे योगी? बिल्कुल बचेंगे, बिल्कुल, अभी तक बचे हैं, बिल्कुल 100% बचेंगे। कोई नहीं, केवल एक पार्टी थी 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ किया था, और यूपी गवर्नमेंट ने करीब उसमें 38,000 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा आया था। उसके अलावा सरकार ने जो दूसरी फ्रीबी दी है किसानों को, उन्होंने बिजली के बिल की माफी दी है, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं, मुश्किल से 2800 करोड़ रुपए का खर्चा साल का आया है। अभी जैसे केशव मौर्य ने भी घोषणा की, जो मकान होगा वो महिला उसके नाम होगा। देखिए, बहुत सारी योजनाएं शुरू की है उन्होंने अभी, और रजिस्ट्री के लिए भी जायसवाल जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि भाई रजिस्ट्री में उनको रिबेट देंगे हम, महिलाओं पर करते हो। तो देखिए, तो ये चल रहा धीरे, जो योजना को इस तरह से महिलाओं को सरकारी योजनाओं की डायरेक्ट बेनिफिशियरी बना दिया जाएगा, तो उनको इस तरह से दिया जाएगा, उसको सीधे डायरेक्ट पैसे देने से बचेंगे। बचा। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ही है। आपने शुरुआत की इस बात की और उसी पर आते हैं। आपको लगता है कि योगी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा दूसरे स्टेट को फॉलो करने के लिए, महिलाओं के हाथ में जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली बेनिफिट है उसके पर जाएगी ये सरकार या नहीं जाएगी? मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बताऊंगा, इस बात से बात स्पष्ट हो जाएगी। मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ महिलाएं, खासतौर से बुजुर्ग महिलाएं जो कम जानकार, कम पढ़ी लिखी हैं, यहाँ तक और भी हर एज ग्रुप की कई महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी या जानकार नहीं है। उन्होंने पर्सनली मुझे से ही पूछा कि सब लोग आजकल टेलीविजन से जुड़े हैं, मोबाइल से, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हर तरफ उनको, जाहिर सी बात है कि हर स्टेट में अलग अलग समय पे चुनाव होता रहता है, कुछ विजुअल्स आते हैं,
वो बात उनके कानों तक, दिलो दिमाग तक उत्तर प्रदेश की महिलाओं, आम महिलाओं के पहुंच गई हैं कि भैया महिलाओं को हर महीने पैसा मिलेगा। नहीं तो हम लोगों ने देखा कांग्रेस हाँ, ने तो फॉर्म भरवाया और हाँ, उनके यहाँ भीड़ लग गई। वो कुछ नहीं जानते हैं। कौन मध्य प्रदेश, कौन दिल्ली, कौन महाराष्ट्र, कौन योगी, कौन मुख्यमंत्री, उनको बस ये पता है कि अब कहीं ना कहीं पैसा बंटने का दौर शुरू हो गया है और मेरा भी हक बनता है। दिल्ली चुनाव में चर्चा हुई, मध्य प्रदेश में हुई, हर प्रदेश में जब भी होता है, लाडली बहना, फला बहना, इस तरीके की योजनाएं जब उनके कान तक पहुंच चुकी हैं और उनको बताओ नहीं भैया काकी नहीं समझ रही हो तुम, ये बात दिल्ली की हो रही है तो हमका काहे नहीं मिलेगा, हमका काहे नहीं मिलेगा, ये भावना जो है ये बड़ी खतरनाक हो सकती है। अगर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल लहरें पलट रही हैं। आज की लहर ये बताती है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरे प्रदेश का एक बड़ा जन समर्थन है और चुनाव वो जीत सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ के बाद एक बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन लोकसभा में हम कह रहे थे कि कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर पड़ सकती है, अगर विधानसभा चुनाव हो तो शायद भाजपा हार जाए। यानी आने वाले समय क्या होगा नहीं पता। अगर भाजपा मुश्किल में होगी तो ये लागू कर सकती है, अगर मुश्किल में नहीं होगी, ऐसे ही माहौल चला तो वो कतई लागू नहीं करेगी। चलिए, तो जिस बात की आज हमने बजट में चर्चा की वो ये कि इस बजट में आम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्या है और आने वाले 2027 के चुनाव के दृष्टिगत कौन कौन सी ऐसी योजनाएं और बातें हैं जो इस बजट में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हालांकि हमारे तमाम पैनलिस्टों ने बजट के जो की टेकअवेज है वो आप लोगों के सामने रखा है, लेकिन एक बात पर अभी मुझे लगता है थोड़ी असहमति है, वो ये कि क्या योगी सरकार भी कोई फ्रीबीज महिलाओं को देगी। ज्यादातर लोगों का मानना है कि नहीं, नैरेटिव पर चलेंगे योगी, बहुत मजबूरी हुई तब उस रास्ते पर बढ़ेंगे। लेकिन एक और मत ये आया कि उनको देना ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान जब कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म भरवाना शुरू किया, पैसे देने की बात शुरू की, तो उनके दफ्तरों पर लाइन लग गई। तो खैर फ्रीबीज का क्या है ये देखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर इस बजट को जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो पत्रकार हैं, उनका मानना है कि एक अच्छा बजट है और आने वाले वक्त में योगी सरकार अब पॉपुलिस्ट बजट की ओर बढ़ेगी, क्योंकि 27 में चुनाव है। तो आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े बजट पर इस खास चर्चा में। आशीष जी आपका बहुत धन्यवाद और नावेद शिको जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज मुद्दे की बात में इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी।